हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले जो आज की वीडियो के टॉपिक रहेंगे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एंट्रोपी होती क्या है, राइट। उसके बाद एंट्रोपी एंड एडियाबैटिक कर्व के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा क्लोसियस थ्योरम फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस, और इसको भाई कई बुक्स के अंदर एक अलग नाम से दिया गया है, एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ अ आइडियल गैस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ परफेक्ट गैस या एंट्रोपी चेंज ऑफ अ आइडियल गैस, बात एक ही है। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। ये आज की वीडियोस के अपने टॉपिक रहेंगे। अब इस वीडियो को पढ़ने का एक तरीका क्या है, ये यूनिट सभी को डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, कभी जब हम पढ़ते थे हमको भी ये चीजें डिफिकल्ट लगती थी। बाकी मैं बताता हूं आप लोगों को, इसके अंदर समझने वाली चीजें ज्यादा है। ठीक है, अगर आप चीजों को समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर चीजों को समझ लिया तो उसको इंग्लिश में बना के लिख सकते हो आप। तो मेन थिंग इज दैट कि आपको चीजें समझनी है। ठीक है, लिखने से ज्यादा ध्यान समझने पे देना है। लिखने का टाइम आपको मिलेगा और साथ के साथ जो डेफिनेशन है मैं बोलूंगा और आपको लिखनी होगी, राइट। तो सबसे पहले हेडिंग डालो एंट्रोपी। अब एंट्रोपी होती क्या है भाई, रूडोल्फ, ठीक है, रूडोल्फ क्लोसियस नाम से साइंटिस्ट थे। वो क्या कर रहे थे भाई, 1834 के अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहीं से अपने को फर्स्ट टाइम एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है। ठीक है, 1834 के अंदर रूडोल्फ क्लोसियस नाम से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया था। यह एंट्रोपी के बारे में क्या किया था, जिक्र किया था। किसने किया था, रूडोल्फ क्लोसियस ने। अब एंट्रोपी होती क्या है भाई, एंट्रोपी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझना ध्यान से। फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कब, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई। रूडोल्फ क्लोसियस 1834 में पहली बार जो एंट्रोपी का है कंसेप्ट है वो अपने को दिया था, ये एंट्रोपी का जिक्र किया था। और एंट्रोपी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसी को लिखते हैं आप, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिखो। पॉइंट नंबर 1 ऐसे स्टार डॉट लगा लेना, ठीक है, स्टार बना लेना। एंट्रोपी हेडिंग डालो, उसके बाद ये डॉट लगाओ, लिखो रूडोल्फ क्लोसियस इन 1834, कोमा, रूडोल्फ क्लोसियस इन 1834, कोमा, while working on the application of second law of thermodynamics, was, कोमा लगा लेना, second law of thermodynamics was the first to introduce the idea of entropy, the idea of entropy। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट डॉट लगा के, the entropy of a thermodynamical system is defined as that physical property which remain constant during a reversible adiabatic process, right। उसके बाद नेक्स्ट डॉट लगाओ, इट इज अ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इट इज अ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। इट इज अ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखो, आप लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ के आए होंगे। मैं छोटा सा हिंट देता हूं आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ के आए थे। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, इसको नोट करना है, नोट कर लेना, ये लिख के नहीं आना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों का टेम्परेचर क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। वैसे ही क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जैसे आइसोथर्मल, सब ध्यान से सुनना चीजों को, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो एंट्रोपी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखो, एंट्रोपी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये डिसऑर्डरनेस को क्या करती है, मेजर करती है। ठीक है, क्या करती है, डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखो, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो, यहां पर एग्जांपल लिखो, ठीक है, उसी के नीचे, और एग्जांपल के अंदर पॉइंट नोट करो। द एंट्रोपी ऑफ, बोर्ड के ऊपर चीजें लिखी हुई नजर नहीं आएंगी भाई, रीजन जो टाइपिंग करता था ना उसके एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर चीजें लिखी हुई नजर नहीं आएगी, तो साथ के साथ नोट कर लेना। द एंट्रोपी ऑफ बॉइलिंग वाटर, द एंट्रोपी ऑफ बॉइलिंग वाटर इज मोर देन द एंट्रोपी ऑफ आइस, द बॉइलिंग वाटर इज मोर देन द एंट्रोपी ऑफ आइस। समझ गए होगे, क्या करती है, डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी। बॉइलिंग वाटर में क्या होता है भाई, बॉइलिंग वाटर में ऐसे होता है, आइस के अंदर अपने पास एक परफेक्ट शेप मिल जाती है। समझ गए होगे, इसके अंदर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, इसके अंदर डिसऑर्डरनेस कम है। डिसऑर्डरनेस ज्यादा है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, it is denoted by capital S, it is denoted by capital S, denoted by capital S। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हमेशा अपन चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया जाता है, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट किया जाता है, राइट। उसके बाद मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको अपन लिखते हैं ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन करना है तो मैं बोल देता हूं, व्हेन अ बॉडी, इससे पहले लिख लो मैथमेटिकली, डॉट लगा, उसके आगे लिखो व्हेन अ बॉडी एब्जॉर्ब और रिजेक्ट, या तो हीट लेती है या हीट को क्या करती है, रिजेक्ट करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डी क्यू, कोमा एट टेम्परेचर टी, कैपिटल टी, द चेंज, ठीक है, द चेंज इन एंट्रोपी of a body is ds is equal to dq by dt when a body absorb or reject a small amount of heat dq comma at temperature capital T comma then entropy, then change in entropy is denoted by ds और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो ये कहानी थी भाई एंट्रोपी की। ठीक है, अब इसकी यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यूनिट भाई आप एक काम करो जल्दी से, 20 सेकेंड है, हीट की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, जल्दी से लिखो। यू हैव ओनली 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तो मैंने ज्यादा बोल दी। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसको क्या लिखते हैं, के। समझ गए, तो जूल पर केल्विन, ये किसकी यूनिट हो जाएगी, ये एंट्रोपी की यूनिट हो जाएगी, राइट। ये था एंट्रोपी के बारे में। तो बात आती है एंट्रोपी के अंदर चीजें क्या याद रखनी है। सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि जो एंट्रोपी है, ठीक है, वो एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। समझ गए, ये सिंपल सी बात है। एंट्रोपी का ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये ऑल अबाउट क्या था, एंट्रोपी था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंट्रोपी एंड एडियाबैटिक कर्व, एंट्रोपी एंड एडियाबैटिक कर्व। एंट्रोपी एंड एडियाबैटिक कर्व। यहां पर लिखो, लेट
A1, let A1, B1 are two adiabatic curve on PV diagram. Let A1, B1 are two adiabatic curve on PV diagram. ठीक है, let T1, T2, T1, T2, ठीक है, let T1, T2 and T3 are isothermal temperature. तो जनरली ये पीवी डायग्राम हो गया। एडियाबैटिक कर्व को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है, इस तरह से करा जाता है। ये अपन ने मान लिया A1 कर्व है, ये अपन ने क्या मान लिया B1 कर्व है। ठीक है, तीन टेम्परेचर मानने हैं अपन ने, तीनों टेम्परेचर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेरे पास फर्स्ट टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड टेम्परेचर हो गया और ये मेरे पास थर्ड टेम्परेचर की कर्व होगी। फर्स्ट को अपन ने क्या मानना है, T1 मानना है, इसको नाम दे दिया T1, इसको T2 मानना है, इसको T3 मानना है। ठीक है, अब ये एडियाबैटिक कर्व को जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया, C D, इसको E लिख दिया, इसको F लिख दिया। ठीक है, इतना लिखो। लेट दीज आइसोथर्मल कर्व, वही बात है, ठीक है, लेट दिस, ये लाइन लिख लेना, ये जो आइसोथर्मल कर्व है ये A1 B1 को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, कहां पर, A B, जो T2 है वो इंटरसेक्ट करती है C D के ऊपर और T3 है वो इंटरसेक्ट करती है E F के ऊपर। ठीक है, अब आप क्या कंसीडर करके चलते हैं, लेट us consider A B C D A sorry guys, let us consider A B C D A to be complete Carnot cycle, अब है ना, चीजों को ध्यान से समझना। अगर आप प्रीवियस पार्ट देख के आए होगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, ये अपने पास सोर्स होता है, ठीक है, ये वर्किंग सब्सटेंस होता है और ये अपने पास क्या होता है, सिंक होता है। अब कार्नोट साइकिल के अकॉर्डिंग अपने को आसानी से पता है कि यहां से ये हीट लेता है Q1, राइट, ये वर्किंग सब्सटेंस कुछ ना कुछ काम करती है और यहां पर हीट रिजेक्ट कर देता है Q2। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां से हीट ली कितनी, Q1, और यहां से हीट रिजेक्ट कर दी कितनी, Q2, राइट। टेम्परेचर कितना है, T1 और T2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, Q1 बाई T1 ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू Q2 बाई T2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो। उसके बाद आप कंसीडर करके चलते हैं, ये किस साइकिल के लिए कंसीडर किया है, A B C D। ठीक है, A B C D A, ठीक है, इस कार्नोट साइकिल के लिए कंसीडर किया है। अब इसके लिए कंसीडर करते हैं D C F E D, D C F E D। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, सोर्स से हीट कितना ले रहा है, Q2, और रिजेक्ट कितनी कर रही है, Q3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो Q2 बाई T2, इसके बराबर होगा Q2 बाई T3। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूं तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, देखो यहां पर क्या है, Q1 बाई T1, Q1 बाई T1 किसके बराबर है भाई, Q2 बाई T2। और यहां से देखो Q2 बाई T2 किसके बराबर है, Q3 बाई T3, Q3 बाई T3। तो यहां से अपने पास बात क्या निकल के आ रही है कि जो अपन ने हीट दी और टेम्परेचर है,
यहाँ पर जो अपन ने हीट दी और टेम्परेचर है, यहाँ पर जो हीट दी और टेम्परेचर है, तो जनरली बात क्या आई, तो Q1/T क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ गए। अगर आप लोगों को पीवी डायग्राम के अंदर एंट्रोपी और एडियाबैटिक कर्व के अंदर रिलेशन समझना है तो उसके लिए सिंपल सी बात यही है कि Q/T क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको आप आगे यूज भी करेंगे। जो ये इक्वेशन है Q1/T1 = Q2/T2, इसको आप आगे रिवर्सिबल के केस में यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है समझने वाली कि Q/T = क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हेडिंग डालो, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसको लिखना कैसे है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली मेंशन करके चलने वाला हूं। तो लिखो, कंसीडर अ कार्नोट साइकिल। कंसीडर क्या करके चलेंगे, कार्नोट साइकिल ही कंसीडर करके चलेंगे। अब कार्नोट साइकिल आप लोगों ने पहली वीडियो में कवर कर ली थी, तो वहां से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को पता है, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है, डिटेल में नहीं बताऊंगा, सारी चीजें पहले डिटेल में बता चुका हूं। सारी चीजों को अच्छे से रिमेंबर करके आगे कंसेप्ट करेंगे। लिखो, कंसीडर ए कार्नोट साइकिल। जैसे ही कार्नोट साइकिल आप लोग कंसीडर करोगे तो उसके लिए ये ग्राफ आप लोगों को पता ही होगा। ये अपने पास क्या होती है, कार्नोट साइकिल होती है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, डी है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम P1, V1 और T1, यहां का प्रेशर P2, वॉल्यूम कितनी है V2 और टेम्परेचर कितना रहेगा T1। क्यों रहेगा, क्योंकि ये अपने पास क्या है, एडियाबैटिक कर्व है। ठीक है, ऐसे ही तो था। तो सोर्स से कितनी हीट ले रहा था, Q1, तो यहां पर इसी वजह से मैंने क्या लिख दिया, Q1 T1। समझ गए। अब ये कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, सॉरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक के केस में क्या रहता है भाई, हीट कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, P3, V3 और T2। राइट, यहां पर फिर से क्या आ गया, ये आ गया अपने पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहां पर देखो, सिंक को हीट कितनी देगा, यहां पर Q2 और टेम्परेचर कितना है अपने पास, T2 है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे P4, V4 और T2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर से ए के ऊपर चला जाएगा। राइट, अब लिखो, कंसीडर अ कार्नोट साइकिल। कंसीडर अ कार्नोट साइकिल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं, कंफर्म आएगा पेपर के अंदर। कंसीडर अ कार्नोट साइकिल which consists of, consider a Carnot cycle which consists of 2 isothermal process and 2 adiabatic process. 2 isothermal process and 2 adiabatic process. Next line में, let A B C D A, let A B C D A is a reversible Carnot cycle, is a reversible Carnot cycle. नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ब्रैकेट में ए बी लिख लेना। ठीक है, ए बी कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को। द अमाउंट ऑफ, ब्रैकेट में लिख लिया ए बी, उसके बाद लिखो द अमाउंट ऑफ हीट Q1 इज एब्जॉर्ब्ड, ABSORBED एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ले रहा है from source at temperature T1, at temperature T1, then gain in entropy is given by ds1। ठीक है, ये ds1 पहली एंट्रोपी है, हीट कितनी ले रहा है Q1, टेम्परेचर कितना है T1 है। ठीक है, इसको मार्क कर दो, मार्क। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो,
एज द प्रोसेस BC, ठीक है, BC बोलते हो वो नहीं, ये प्रोसेस बता रहा है, ठीक है, BC एज द प्रोसेस BC is a adiabatic process, as the process BC comma is a adiabatic expansion लिख लो प्रोसेस की जगह, क्योंकि adiabatic expansion हो रहा है ना, is a adiabatic expansion, there is no change in entropy of working substance, so ds2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो अभी बताया था कि एंट्रोपी जनरली होती क्या है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। अब एंट्रोपी कांस्टेंट है तो चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा, समझ रहे हो। उसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, ब्रैकेट में CD लिख लेना, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन CD, कोमा the amount of heat Q2 is rejected, the amount of heat Q2 is rejected to the sink at temperature T2, ठीक है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, at temperature T2, so loss in entropy is given by ds3, हीट कितनी दे रहा है भाई, dQ2, टेम्परेचर कितना है, T2 है, लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए अपन ने नेगेटिव साइन लगा दिया, समझ रहे हो। क्या किया था, लॉस हो रहा था तो क्या कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। उसके बाद देखो एक चीज और बताता हूं, हीट दे रहे हैं Q1, ठीक है, मैंने यहां पर चेंज लिख दिया, तो हीट Q1 दे रहे हैं तो यहां पर Q1 लिखेंगे, चेंज ऑफ हीट नहीं आएगा। सिमिलरली जो रिजेक्ट हो रही है वो हीट कितनी है, Q2 है, तो यहां पर Q2 लिखेंगे। ध्यान रखना जो हीट निकल रही है वो Q1 है, मैंने dQ1 लिख दिया था, चेंज ऑफ हीट नहीं लिखेंगे, मैंने जो डेफिनेशन है वहां पर देखोगे तो Q1 बोला हुआ है। तो जनरली dQ क्या होती है, हीट होती है जो एब्जॉर्ब होती है और रिजेक्ट होती है, तो यहाँ पर हीट ले कितनी रहा है, Q1 ले रहा है, यहाँ पर Q1 लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर रिजेक्ट कितनी हीट हो रही है, Q2 हो रही है, तो इसको Q2 लिखोगे, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद फाइनली, ठीक है, इसके बारे में लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, अब A के बारे में लिखते हैं, ठीक है, D से A के अंदर क्या होगा, फाइनली ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, ब्रैकेट में लिख लो DA, देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर जो एंट्रोपी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सो जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, 0 होगी। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी, लिखो इसको। दस, उसके बाद लिखो दस द नेट चेंज इन एंट्रोपी, thus net change in entropy is given by ds is equal to ds1 plus ds2 plus ds3 plus ds4, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा Q1 by T1 प्लस 0 माइनस Q2 by T2 प्लस 0, ठीक है। अब देखो अभी मैंने एंट्रोपी एंड एडियाबैटिक कर्व बताई थी, वहां पर क्या था, Q1 by T1 इसके बराबर थी, Q2 by T2 थी और Q3 by T3 थी, ये क्या थी, कांस्टेंट थी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q by T क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, एज वी नो दैट, लाइन लिखो यहां पर, एज वी नो दैट ड्यूरिंग, या ऐसे लिख दो, एज वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, Q1 by T1 is equal to Q2 by T2, Q1 by T1 is equal to Q2 by T2। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 5 और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 6।
उसके बाद लाइन लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q2/T2 फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी हैव। तो Q2/T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1/T1 पुट करते हैं यहाँ पर पुट करेंगे तो Q1/T1 और इसकी जगह Q1/T1। तो जो एंट्रोपी का नेट चेंज है यहां से, ठीक है, क्या आ गया, 0 आ गया। तो एंट्रोपी का जो नेट चेंज है वो क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। तो यहां से पता क्या चलता है भाई, एंट्रोपी का जो चेंज है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, 0 होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी होती है, एंट्रोपी का जो चेंज है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, 0 होता है। अब इसी लाइन को लिखना है, इट इज क्लियर दैट, लिखो, इट इज क्लियर दैट, या इट इज क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन, या इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, ऐसे लिख लो, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 दैट द एंट्रोपी ऑफ Carnot engine, the entropy of reversible Carnot engine, the entropy of reversible Carnot engine does not change, right? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों के पास 30 सेकंड क्या देने, पॉज करो वीडियो को और लिख लेना, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं इसको। हेडिंग डालो, उसके बाद क्लोसियस थ्योरम फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसी को डिफाइन कर देगा, ठीक है। क्लोसियस सर थे, अभी अपन ने देखा, रूडोल्फ क्लोसियस सर थे, 1834 के अंदर क्या कर रहे थे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। वहीं से किसका कंसेप्ट आया था, एंट्रोपी का कंसेप्ट आया था। क्या बोल दिया, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसी तरह एडियाबैटिक कर्व में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या थी, रूडोल्फ सर जब एप्लीकेशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे उन्होंने बता दिया। उसके बाद आपने क्या देखा भाई, एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या रहती है, 0 रहता है। एंट्रोपी का चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या रहता है, 0 रहता है। उसके बाद हेडिंग डालो, क्लोसियस थ्योरम फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लोसियस थ्योरम फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं बोल रहा हूं इसको, स्टेटमेंट से समझ जाओगे, ठीक है। इतना समझा दिया तो स्टेटमेंट से आप लोग समझ जाओगे। लिखो, फॉर एनी रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, फॉर एनी रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, फॉर एनी रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, कोमा लगा लेना, कोमा, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यही तो बात थी, ये क्लोसियस सर की थ्योरम थी। थ्योरम क्या बोलती है, यही तो बोलती है कि एंट्रोपी का जो चेंज है ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद एग्जांपल, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझा दिया गया था। अब वो एग्जांपल क्या था, लिखो, एग्जांपल, द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by dt, dq by t, the cyclic integration of dq upon t for a reversible Carnot cycle is 0, ठीक है। अब ये क्या था, साइक्लिक, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dq by dt, ये क्या रहता है भाई, 0 रहता है। ये किसने बताया था, क्लोसियस सर ने बताया था। और इसी को क्या बोलते हैं, दिस थ्योरम is called Clausius theorem, this theorem is called Clausius theorem। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि क्लोसियस थ्योरम के बारे में बता दो, ठीक है। अब क्लोसियस थ्योरम को बताने से पहले सबसे पहले आपको एंट्रोपी का चेंज निकालना पड़ेगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। उसके बाद आपको क्लोसियस सर की जो थ्योरम है वो क्या करनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, अगर ये बड़े क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद लिखो, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी का चेंज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको कंप्लीट लिख लेना आप लोग, ठीक है।
अब मैं एक बारी थ्योरी बता देता हूँ जनरली क्या बोलने वाला हूँ। इसके अंदर आप 2 इंजन लेते हैं, ठीक है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, एक रिवर्सिबल इंजन लेते हैं और एक रिवर्सिबल इंजन लेते हैं। इस तरह से देखो, ये अपने पास सोर्स हो गया, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं मैं। ये मेरे पास क्या हो गया, सिंक हो गया। ये क्या हो गया, सिंक हो गया, जिसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। एक अपन ने ले लिया इरिवर्सिबल इंजन, ठीक है, और एक अपन ने ले लिया रिवर्सिबल इंजन। क्या ले लिया, रिवर्सिबल इंजन। अब अपने पास एक थ्योरम थी, वो मैंने आपको कराई नहीं है, कार्नोट थ्योरम, ठीक है। क्या थी, कार्नोट सर ने एक थ्योरम दी थी, राइट। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, मेरे पास सोर्स और सिंक अगर सेम है, ठीक है, क्या है, सोर्स और सिंक अगर सेम है, ये मैं बोल रहा हूं, आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएगी। सोर्स और सिंक अगर मेरे पास सेम है और उनके बीच में एक तो रिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है, एक इरिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो एफिशिएंसी है किसकी, रिवर्सिबल इंजन की, वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, इरिवर्सिबल इंजन से, ठीक है। रिवर्सिबल इंजन कौन सा होता है, कार्नोट इंजन। अब कार्नोट सर ने क्या था, जो इंजन बनाया था, आइडियल इंजन था, जो बन ही नहीं सकता, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 100% थी। तो ये जनरली रिवर्सिबल इंजन होता है ना, इसी को आप कार्नोट इंजन भी बोलते हैं। तो यही सर ने बताया था, अपने को भी पता है, जो कार्नोट इंजन था ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी आई थी, 100% आई थी। अब अपने को पता है, जो हीट इंजन होते हैं ना, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 55% से एक्सीड नहीं कर सकती, यानी कि 55% से ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा 55% हो सकती है, ठीक है। अब सर ने यही थ्योरम बोली थी, जो कार्नोट थ्योरम है वो अपने पास यही है कि जो कार्नोट इंजन होता है, जिसको आप रिवर्सिबल कार्नोट इंजन भी बोलते हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन भी बोलते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, इरिवर्सिबल इंजन से ज्यादा होगी। इस थ्योरम का यहां पर क्या होगा, यूज होगा। तो सबसे पहले, राइट, अब यही चीजें मैं आपको लिखवाने वाला हूं। क्या लिखेंगे कि अपने पास 2 सोर्स के बीच में एक रिवर्सिबल इंजन है, एक इरिवर्सिबल इंजन। तो लिखो इसको, let us consider reversible heat engine working between source temperature T1, working between, ये रिवर्सिबल इंजन के बारे में लिख रहे हैं। let us consider a reversible heat engine working between source temperature T1 and sink temperature T2, source temperature T1 and sink temperature T2. Then the efficiency of reversible heat engine is given by, efficiency को कैसे लिखते हैं, n is equal to 1 minus T2 by T1, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, now let us consider irreversible heat engine works with extraction of heat Q1 from the source, extraction of heat Q1 from the source at temperature T1, extraction of heat Q1 from the source at temperature T1 and rejection of heat Q2 to the sink at temperature T2, then the efficiency of irreversible heat engine is given by, ये IR यानी कि इरिवर्सिबल इंजन है, कैसे लिखेंगे, 1 minus Q2 by Q1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, ठीक है, देन अब कार्नोट थ्योरम है, ये पेपर में बता देना, देन अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम अभी मैंने बताई थी, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूं आप लोगों को, देन अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, ठीक है, लिख लेना, देन अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम, कोमा। अब कार्नोट थ्योरम बताती क्या है, व्हेन 2 इंजन्स
व्हेन टू इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, सोर्स का भी वही टेम्परेचर है, सिंक का वही टेम्परेचर है, दो इंजन क्या कर रहे हैं, इसके बीच में काम कर रहे हैं, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ between same temperature of source and sink, then the efficiency of reversible heat engine, then the efficiency of reversible heat engine is greater than irreversible heat engine। रिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, इररिवर्सिबल हीट इंजन से। तो यहां पर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं NR इज ग्रेटर देन NIR। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं NR की, 1 माइनस T2/T1 ग्रेटर है किससे, 1 माइनस Q2/Q1 से, ठीक है, Q2/Q1 से। अब इसको सोल्व कर लोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q2/Q1 ग्रेटर होगा किससे, कर लो यार सोल्व, या करूं मैं इसको, Q2/Q1 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, T2/T1 से। इनइक्वालिटी की माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद -1, ठीक है। जब आप -1 से दोनों साइड क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 से जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीजें कट जाएगी और ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने लिख दिया Q2/Q1 इज ग्रेटर देन T2/T1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, T2 को इस साइड लेके आओगे तो Q2/T2 ग्रेटर देन किससे है, Q1/T1 से, ठीक है। Q2/T2 इससे बड़ा है Q1/T1 से, राइट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड मार्क कर लेना, इसको फोर्थ मार्क कर दो। ये समझ में आ गया होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे लिखोगे पहले तो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद thus इन इक्वेशन फोर्थ लिखो नेक्स्ट लाइन में, thus इन इक्वेशन 4, ठीक है, thus इन इक्वेशन 4 लॉस इन एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, ये जनरली क्या शो करता है, लॉस इन एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, और ये क्या करता है, गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सिंक, ठीक है। यहां से क्या जा रहा है, Q1 हीट जा रही है, टेम्परेचर कितना है T1, तो ये क्या हो रहा है, सोर्स से लॉस हो रही है, और Q2 हीट टेम्परेचर T2 पे जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। लिखो thus इन इक्वेशन 4 ऐसे लिख के नेक्स्ट लाइन में लिखना, लॉस इन एंट्रोपी, लॉस इन द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स, लॉस इन द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स कितना होगा, Q1/T1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो गेन इन द एंट्रोपी ऑफ द सिंक, गेन इन द एंट्रोपी ऑफ द सिंक इज गिवन बाय Q2/T1, Q2/T2, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। देयरफॉर नेट, नेक्स्ट लाइन में लिखो देयरफॉर नेट गेन इन एंट्रोपी, देयरफॉर नेट गेन इन एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन बाय, देखो इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, राइट, Q2/T2 माइनस Q1/T1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेट गेन इन द एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये जनरली क्या हो गया, एंट्रोपी का नेट गेन बोल दो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, नेट गेन, हाँ नेट गेन ही आएगा, राइट। तो नेट गेन इन द एंट्रोपी इज गिवन बाय दिस, ये क्या हो गया, नेट गेन हो गया, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में नेट गेन की वैल्यू ये आती है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं भाई, द एंट्रोपी ड्यूरिंग, इसके नीचे लिखो द एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीजेस। यहां से देखो लॉस हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सिंक के अंदर गेन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहां से हीट निकलेगी, यहां पर गेन होगा, यहां पर हीट निकलेगी, यहां पर गेन होगा, तो यहां क्या होगा, एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, किस प्रोसेस के अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो एंट्रोपी का इंक्रीज है वो किस प्रोसेस के अंदर होता है, तो एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इरिवर्सिबल
प्रोसेस, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में डेरिवेशन भी दे रखा है, ठीक है। अब ये कई बार है ना डायरेक्ट उसमें आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो यहीं से सबसे पहले तो यहां तक आप लोगों को करके आना होता है, यहां तक किया, उसके बाद आगे बता रहा हूं। लेट, अब मान के चलते हैं कि यहां पर जो लिखो एक बार, मान के क्या चल रहे हैं कि सोर्स से हीट ली Q, ठीक है। ये डायग्राम दोबारा से बना लेना। ये डायग्राम कहां बनाओगे, जैसे ही आप ऊपर कंसीडर वाला पार्ट लिखते हो, ठीक है, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। अब क्या मान के चलते हैं, एरो लगा के चीजों को लिखना है। सोर्स से हीट ली Q और सिंक के अंदर हीट कितनी चली गई, Q चली गई, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में लिखते हैं अपन, लेट एन अमाउंट Q हीट बी लोस्ट बाय द बॉडी, हीट बी लोस्ट बाय द बॉडी, एंड यहां से लॉस कितनी कर दी, Q कर दी, और बॉडी के द्वारा गेन भी कितनी कर ली, Q कर ली, एंड द सेम अमाउंट इज गेन बाय कोल्ड बॉडी, गेन बाय कोल्ड बॉडी। देन जो एंट्रोपी का चेंज है उसको कैसे लिखेंगे, ये जनरली क्या आया है आप लोगों का, एंट्रोपी का चेंज यही तो आया है, ठीक है। ये क्या आया है, Q2 माइनस Q1 T2 अपॉन T1। तो Q1 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो यहाँ Q पुट कर दो, ये मैंने Q पुट कर दिया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे T2 T1, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा Q T1 माइनस Q T2, दोनों में से Q कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया नीचे T2 T1, और यहां पर क्या आ गया T1 माइनस T2। तो ये नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी आ गया, ठीक है। कब, जब मेरे पास सोर्स से Q अमाउंट निकल रही है और सिंक भी क्या कर रहा है, Q अमाउंट को ले रहा है, राइट। तो यहां पर जो नेट एंट्रोपी है वो क्या आ गई, पॉजिटिव। एक आप लोगों को बुक के अंदर इस तरह से लिखा मिलता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव का मतलब पता है क्या, अभी मैंने एक लाइन दिखाई थी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये पॉजिटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि जो एंट्रोपी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, वी फाइंड दैट there is increase in entropy of the system. There is increase in entropy of the system during irreversible process. This law of, या इसको ऐसे लिखो, दिस लॉ ऑफ नहीं, ड्यूरिंग, दिस इज लिखो नेक्स्ट लाइन में, दिस इज द लॉ या प्रिंसिपल, जो भी बोलना है, ठीक है, लॉ या प्रिंसिपल, ठीक है, लॉ या प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। पेपर में लॉ या प्रिंसिपल इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बताओ, डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। तो उस केस में भी आप लोगों को एंट्रोपी का जो चेंज है ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस वो आपको डिफाइन करके आना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सिंस ऑल द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, hence the entropy of universe increases। तो यहां से ये पता लग गया भाई कि जितने भी प्रोसेस हैं जो अपने नेचर के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रोसेस क्या हैं, इरिवर्सिबल है। अगर सारे के सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिस्टम की एंट्रोपी है, सिस्टम की नहीं, यूनिवर्स की, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है कंटिन्यू, ठीक है। और इसी को जनरली क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल, लॉ बोल दो या प्रिंसिपल बोल दो, ठीक है। इसी को जनरली क्या बोला जाता है, लॉ बोल दो या प्रिंसिपल बोल दो, किसका, ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, राइट।
एक सेकंड रुको यार, फोन की बैटरी डाउन हो गई है, मैं चार्ज लगा लेता हूँ, एक सेकंड। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आता है भाई एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, जो भी आपकी बुक में दिया हो। नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस। ठीक है, और इसको जनरली आइडियल गैस भी दे दिया जाता है। तो बात क्या है एक ही। अब ये है ना इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली क्या है आप लोगों का एक डेरिवेशन है, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करते हैं, साथ के साथ लिख लेना, मतलब पहले समझ लो। द एंट्रोपी इज डिफाइन एज, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं भाई आप लोगों को पता है, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज टी डी एस। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, राइट। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। मेरे पास जो हीट है वो किसके बराबर होती है, कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है, कुछ वर्क डन करती है। अब अच्छी तरह पता है जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, वो पीडीवी के बराबर होता है। जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, सीवीडीटी। ठीक है, मेयर रिलेशन के अंदर मैंने ये दोनों चीज आपको बताई थी। तो यहां पर क्या करो, डी क्यू की वैल्यू पता है आप लोगों को, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, या इसको इक्वेशन स्टार मान लो। क्या करो, इक्वेशन जो स्टार है यहां से डी क्यू की वैल्यू पुट करो, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो, डी यू की वैल्यू पुट करो। तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा टी एस किसके बराबर आएगा, सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, अब क्या करो, टी को उस साइड लेके चले जाओ, तो यहां से जो डी एस है उसकी वैल्यू क्या आ गई, सी वी डी टी बाई टी प्लस पी बाई टी डी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है मेरे पास। समझ गए क्या किया है, एक बारी फिर से सुन लो। एंट्रोपी अपने को पता है ये होती है, ये फॉर्मूला होता है भाई एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी का। यहां से मैंने क्या किया, डी क्यू की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अंदर पुट करनी है। डी यू मेरे को पता है, सी वी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, जहां पर टी क्या होता है, डी टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। वर्क डन की वैल्यू पी डी वी होती है। अब क्या किया, यहां से डी एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी निकाल दिया। कोई दिक्कत, अब इसको लिख लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको लिखो। यहां से जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके लिखो, लिख लिया होगा। उसके बाद लिखो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं भाई, ठीक है, यहां पर डिफाइन करो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिसको क्या करते हैं, बारिक बार। ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या किए जाएं, कैरिड आउट किए जाएं। द प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, लिख लो इसको, प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करने वाले हैं आप, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो नंबर ऑफ मोल कितना ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड क्या करो, डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है और इसका क्या हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। अब प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक है, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पी डीवी किसके बराबर आ गया, आर डीटी के बराबर आ गया। ठीक है, आर डीटी के बराबर आ गया। ठीक है, तो अपने पास मेयर रिलेशन से, अपने पास जो मेयर रिलेशन होता है, मेयर रिलेशन से, मैं इसको रफ कर दे, उतार लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, जगह चाहिए मेरे को। मेयर रिलेशन से Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास जो PdV है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Cp माइनस Cv, और यहां पर क्या है मेरे पास, dt है।
तो अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में ये आप लोगों के पास क्या है, PdV है, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करो, ठीक है। पुटिंग, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई आप लोगों की। पुटिंग वैल्यू ऑफ PdV फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी हैव, ये लाइन आपको लिखनी होगी भाई, ठीक है। इन थर्ड वी हैव, तो यहां पर ds क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास ds आ जाएगा CV dt बाई टी प्लस PdV की जगह ये रखना है CP माइनस CV, और यहां पर क्या है dt, पहले से t है यहां पर। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। क्या करो, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट किसके अलोंग करोगे, टेम्परेचर के अलोंग, तो ये T1 T2 ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छी तरह आता है, d बाई डी टी, ठीक है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log e की पावर, मतलब log बेस क्या होता है e, ये क्या आ गया, x आ गया। लिमिट है तो यहां पर x1 x2, उसके बाद लिमिट पुट करते हैं log e x2 माइनस log e x1। यहां पर ध्यान रखना, इधर उधर जाओगे चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो CV को तो एज इट इज लिख दिया, dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log e t2 माइनस log e t1, समझ गए। प्लस ये क्या है, CP माइनस CV को बाहर रख लिया, इसको dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया, log e t2 माइनस log e t1, ठीक है। जब आप लोग पेपर के अंदर सोल्व करो ना, तो एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना, सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद लिमिट पुट करनी। पहले ऐसे इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद लिमिट पुट करोगे, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या आ गया, CV log e t2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस CV log e t1 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे CP की, ठीक है। CP माइनस CV के अंदर मल्टीप्लाई करो जल्दी से, या एक चीज कर लो, देखो उससे पहले log m माइनस n, ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, CV log e t2 बाई t1 प्लस CP माइनस CV, ये क्या हो जाएगा, log e t2 बाई t1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, CV log e t2 बाई t1 प्लस CP की मल्टीप्लाई करोगे तो CP log e t2 बाई t1 माइनस CV log e t2 बाई t1, ठीक है। तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो एंट्रोपी का चेंज कितना आ गया भाई, CP log e t2 बाई t1, समझ गए। तो ये जनरली क्या आ गया, एंट्रोपी का चेंज आ गया। किस केस में एंट्रोपी का चेंज आ गया अपने पास, कांस्टेंट प्रेशर के केस में, राइट। अब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो देखो इसको T2 बाई T1 को क्या लिख सकते हैं, V2 बाई V1 भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो PV क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चीजें मैं बहुत पहले बता चुका हूं। तो यहां से क्या होगा, P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2 के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट होता है, मैंने गलत लिख दिया। लिखते कैसे हैं, देखो PV इज इक्वल टू nRT, तरीका बता देता हूं। कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो प्रेशर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बच गया क्या, V और T। तो यहां पर लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू T1, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू T1, V2 इज इक्वल टू T2, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, V1 बाई T1 कांस्टेंट होता है, तो V1 बाई T1 V2 बाई T2। तो यहां से T2 बाई T1 है, T2 बाई T1 V2 बाई V1, तो T2 बाई T1 की जगह V2 बाई V1 लग सकते हो। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, जस्ट इतना करके चले आना, ठीक है। ये किस केस में किया है, आइसोबारिक के केस में किया है, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या होगा। बिल्कुल आसान है यार, एक बारी खुद से कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल के केस में क्या होता है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो लिखो जल्दी से। आइसोथर्मल के केस में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस विच कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रोसेस विच कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब इस केस में क्या करोगे, देखो
यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो DST, ठीक है, T का मतलब क्या है, कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो DT की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो बच गया क्या, प्लस का P/T और DV, ठीक है, P/T और DV। अब अकॉर्डिंग टू रूल PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, नंबर ऑफ मोल 1 लेके चल रहे हैं। अब इसके अंदर कोई बता सकता है कि यहां पर क्या पुट करने वाले हैं। यहां पर जनरली मैं क्या करने वाला हूं, P की वैल्यू पुट करने वाला हूं। किसकी वैल्यू पुट करने वाला हूं, P की वैल्यू पुट करने वाला हूं। P की वैल्यू क्या आएगी भाई, RT/V। तो करो यहां पर पुट, यहां पर पुट करेंगे तो DST1, दिमाग को यहां रखना, RT/V, एक T नीचे है, ये लो, और ये DV, T से T गया, बच गया क्या, RdV/V, ठीक है। फिर क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, कहां से, वॉल्यूम के अलोंग, V1 से V2, तो आंसर क्या आएगा, R log E V2/V1। ये क्या आ गया, टेम्परेचर का चेंज आ गया, सॉरी एंट्रोपी का चेंज आ गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये किसका केस हो गया, आइसोथर्मल का केस हो गया, राइट। ये दो केस है जो आपको करनी है। उसके बाद देखो अपने पास जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है ना, वो कितने हैं यहाँ पर, PV इज इक्वल टू nRT। तो एक तो अपने पास क्या हो गया, प्रेशर हो गया, एक क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करके आना है। सबसे पहले ये चीजें लिखोगे, कुछ भी नहीं है, जस्ट चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद किसके ऊपर करना है, आइसोबारिक के ऊपर करना है, फिर क्या करना है, आइसोथर्मल के ऊपर करना है, राइट। अब देखो अपने पास तीन तरह के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाओ, दो के, कितने के, दो के, देखो PVT, दो के कॉम्बिनेशन बनाने, पहला क्या हो सकता है, PV हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, VT हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, PT हो सकता है। इसके अलावा क्या कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है भाई, बना के देख लो, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद PV हो गया, VT हो गया, PT हो गया, VT हो गया, सारे तो कॉम्बिनेशन हो गए। तो अब आपको करना क्या है, एक्सप्रेशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, एक्सप्रेशन, किसके केस में, PV के केस में, VT के केस में और PT के केस में, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी इन केस ऑफ P एंड V, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के केस में जो एंट्रोपी का चेंज है वो कितना आएगा, यही तो है। एंट्रोपी का चेंज निकालना है परफेक्ट गैस के लिए। आइसोथर्मल के लिए फाइंड आउट कर दिया, एडियाबैटिक के लिए, सॉरी आइसोथर्मल के लिए और आइसोबारिक के लिए कर लिया। अब बच गया क्या, प्रेशर और वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, राइट। इक्वेशन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो, हेडिंग डालो, ये डेरिवेशन बड़ा है, ठीक है, आसान भी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक बारी समझ लो, साथ साथ मत लिखना, चीजों को समझोगे आसानी से आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो नंबर ऑफ मोल मैं 1 ही मान रहा हूं, ये हो गया, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू RdT, ये हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या है मेरे पास, एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करने, सोचना कैसे है, सोचना कैसे है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और एक टेम्परेचर है, ठीक है। तो चाहिए क्या क्या मेरे को प्रेशर और वॉल्यूम तो चाहिए, बट टेम्परेचर को हटाना है, राइट। तो टेम्परेचर को हटाने के लिए एक तो वैल्यू यही होगी, DT की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से DT की वैल्यू आ जाएगी PdV प्लस VdP अपॉन R। उसके बाद यहां से देखो एक T की वैल्यू क्या आएगी, T की वैल्यू यहां से आएगी PV/R। अब क्या करो, T की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दो और DT की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। अब मैं यहां पर है ना DS की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, यहां पर जो मेरे पास DT है ना, इसकी जगह ये वैल्यू ब्लू मार्कर से पुट करूंगा, और जो मेरे पास ये T है, ठीक है, यहां पर क्या है, T है, इसकी वैल्यू मैं क्या करने वाला हूं, इसकी वैल्यू रेड मार्कर से पुट करने वाला हूं। ध्यान से देखना, ठीक है। देखो
सबसे पहले मैंने क्या किया, CV को लिख दिया, ये देखो CV को लिख दिया। अब बारी आती है किसकी वैल्यू पुट करने की, DT मेरे पास ये है, तो DT की वैल्यू क्या आ जाएगी, PdV प्लस VdP अपॉन R। ठीक है, ये किसकी वैल्यू पुट कर दी, DT की वैल्यू पुट कर दी। अब बारी किसकी आती है भाई, अब बारी आती है T की वैल्यू पुट करने की। T की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, रेड मार्कर से पुट कर रहा हूँ, तो T की वैल्यू ये रहा, नीचे आ गया PV और ऊपर क्या आ गया मेरे पास, R आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस P अपॉन, नीचे फिर से T आ गया, T को रेड मार्कर से पुट करना है, तो ये आ गया PV, ऊपर चला गया R, और यहां पर मेरे पास क्या है, DV बच गया। ठीक है, यहां पर क्या बच गया, DV बच गया। कोई दिक्कत, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, करना क्या है एक्चुअली, देखो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम, यानी कि अपने को एंट्रोपी का चेंज चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम के केस। जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है कौन से, एक प्रेशर है एक वॉल्यूम है, इनको छोड़ के जितने बाकी भी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल उनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको लिख लो एक बारी। अब देखो कुछ चीजें कट रही है, जैसे R से R कट गया, यहां पर P से P कट गया, तो यहां पर बच क्या गया, उसको मैं यहां लिख देता हूं, ये देखो यहां पर बच क्या गया, DS किसके बराबर आ गया, CV। ये जो PV है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, PdV दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर दिया, प्लस VdP, यहां पर क्या आ गया, VP आ गया, प्लस यहां पर क्या आ गया, R dV बाई V। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। समझ गए, इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, समझदार हो आसानी से समझ जाओगे। इसको अलग अलग करोगे, सबसे पहले ये CV है, इसको बाहर निकाल लिया, इसमें P से P कट गया, क्या बच गया, dV बाई V बच गया, तो इसको इंटीग्रेट करोगे वॉल्यूम के अलोंग, प्लस यहां पर V से V कट गया, ये dP बाई P बच गया, इसको क्या करोगे, प्रेशर के अलोंग इंटीग्रेट करोगे, और प्लस R, ये मेरे पास क्या आ गया भाई, dV बाई V आ गया, इसको क्या करोगे, वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेट करोगे। एक काम और हो सकता है, अपने पास एक रिलेशन है, क्या, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। ठीक है, यहां पर क्या कर सकते हो, Cp इसको उस साइड लेके जाओगे प्लस का, इस साइड नहीं, इसको अलग अलग ही करना पड़ेगा, यहां से सोल्व नहीं होगा, इसको अलग अलग ही पुट कर दो। अलग अलग पुट करोगे मतलब इंटीग्रेट करके वैल्यू सोल्व करोगे, तो समझदार हो, CV log E V2 बाई V1 आएगा, ये क्या आएगा, प्लस इसके साथ भी CV मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा log E P2 बाई P1 प्लस R log E V2 बाई V1। जस्ट मैंने कुछ नहीं, जस्ट इंटीग्रेट करके, ठीक है, लिमिट पुट कर दी, 1 बाई वी का dV बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है, log V होता है। ठीक है, बेस में क्या है, E है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें से क्या और सोल्व कर सकते हो, कर सकते हो यार, करो सोल्व। CV के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, E V2 बाई V1 प्लस CV log E P2 बाई P1 प्लस R log E V2 बाई V1। ठीक है, तो यहां पर क्या करो, सोल्व करो, किसको, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, क्या, CV प्लस R, ये क्या आ गया, log V2 बाई V1 प्लस CV log E P2 बाई P1। तो ये जनरली क्या होता है, अभी अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस CV, तो R प्लस CV की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, Cp रख सकते हैं, तो ये क्या आ गया, Cp log V2 बाई V1 प्लस CV log E P2 बाई P1, ये क्या आ गया, एंट्रोपी का चेंज आ गया। ठीक है, इन केस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जस्ट किया क्या है, यहां तक एक्सप्रेशन याद होगी, उसके बाद अपन ने dt की वैल्यू रखी है और t की वैल्यू रखी है और जस्ट इंटीग्रेट किया है। ठीक है, इसको उतार लो, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास, जल्दी करो।
पहला एक्सप्रेशन P बाई वी के केस में कर लिया, अब दूसरा एक्सप्रेशन V बाई टी के केस में करना होगा। बिल्कुल आसान है यार, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इतनी, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे चीजें हो जाएगी, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीजों को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, इस वजह से चीजें मुश्किल नजर आ रही है आपको। एक बार खुद से समझ के करोगे ना, कुछ भी नहीं है डेरिवेशन के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, V बाई टी है, ठीक है। जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आप लोगों का, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको अच्छे से लिख लेना भाई, ठीक है। यही काम का है, डी टी बाई टी प्लस P बाई टी, राइट। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आप लोगों को वो फाइंड आउट किसके केस में करना है भाई, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ V एंड T। V एंड T क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखो, ds इज इक्वल टू CV डी टी बाई टी प्लस P बाई टी और dV। जनरली करना क्या है आप लोगों को, प्रेशर और वॉल्यूम के केस में, सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर के केस में आपको एंट्रोपी का चेंज निकालना है। तो यहां पर अलग वैल्यू नजर क्या आ रही है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, P की वैल्यू पुट करनी होगी। जस्ट किसकी वैल्यू पुट करनी होगी, P की। कहां से पुट करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन से। क्या होती है, PV इजिकल टू RT होती है। तो यहां पर P की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, RT बाई V आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करो, जस्ट इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ds इजिकल टू CV डी टी बाई टी प्लस P की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं RT बाई V, ठीक है। बाकी नीचे T है ही और ये dV। इस T से ये T गया, बच गया क्या, ये बच गया CV डी टी बाई टी प्लस ये क्या आ गया R dV बाई V। इंटीग्रेट मार दो यार, इसको टेम्परेचर के अलोंग इंटीग्रेट करोगे, इसको वॉल्यूम के अलोंग इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद आप लोगों को पता है क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को स्टेप वाइज करना है। log E T2 बाई T1, ठीक है, प्लस R log E V2 बाई V1। अब देखो मैंने इतनी बार कर लिया, मेरे को तो चीजें याद हो गई है, ठीक है। आप दो बार ही करोगे, सारी चीजें आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। तो इसको उतार लो, आप लोगों को एक एक स्टेप के अंदर लिख के आना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे, वहां पर बताओगे dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पुट करोगे, उसके बाद आप लिमिट पुट करोगे, देन ये रिजल्ट लिखोगे, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद आप बताओगे log m क्या होता है, log m माइनस n होता है, ठीक है। सॉरी, log m बाई n क्या होता है, m माइनस n होता है, ठीक है। ये पता होगा आप लोगों को। log मैंने पहले आई थिंक गलत लिख दिया था, इसको ठीक कर लेना। log m माइनस log n होता है भैया, ठीक है। आई थिंक mn लिख दिया था, मेरे को ध्यान में नहीं है, अगर पहले लिख दिया तो उसको ठीक कर लेना एक बार। उम्मीद करते हैं भाई लिख लिया होगा, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन कर ली। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन किसके केस में, प्रेशर और टेम्परेचर के केस में, ठीक है। अब देखो सोचने का तरीका होता है भाई, किसके केस में एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं आप, एंट्रोपी का चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी एक्सप्रेशन इन केस ऑफ P एंड T। तो पहला काम तो यही है, इस एक्सप्रेशन को यहां पर लिख लो। ds किसके बराबर है, CV डी टी बाई टी प्लस P बाई टी dV, ठीक है। तो पहला काम क्या है भाई, पहला काम देखो यहां पर क्या करना है। एक तो मेरे को प्रेशर चाहिए, एक मेरे को टेम्परेचर चाहिए, उसके अलावा जो चीजें हैं उनको हटाना है। हटाएंगे कैसे, आइडियल गैस इक्वेशन से। ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर। तो जनरली किसको हटाना होगा, dV को हटाना होगा। अब dV को कैसे हटा सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल 1 मान लिया। दोनों साइड क्या करो, डिफरेंशिएट करो, P dV, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस फर्स्ट इज इक्वल टू R dt। अब किसकी वैल्यू चाहिए, dV की वैल्यू चाहिए। dV की वैल्यू कैसे निकलेगी, P dV इज इक्वल टू R dt माइनस V dP, ठीक है। अब इस टर्म को देखो, ये प्रेशर वॉल्यूम में है, ठीक है भाई। ये किस में है, R dt। यहां पर क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम तो अपने को हटाना है। अब वॉल्यूम यहां से क्या होती है, V इज इक्वल टू RT बाई P, यही तो होती है। अब क्या करो, V की जगह यहां पर पुट करो, तो ये क्या आ गया, P dV किसके बराबर, R
डी टी माइनस वी की जगह क्या पुट करो, ये पुट कर दो आर टी बाई पी, और साथ में क्या चल रहा है, डी पी चल रहा है। ठीक है, अब क्या करो, पी डीवी की वैल्यू मिल गई, पी डीवी की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर पुट कर लो। ठीक है, या आप डीवी की वैल्यू निकालो, डीवी की जगह पुट करो, बात एक ही है, पी कट जाएगा, समझ रहे हो। तो पी डीवी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी बाई टी। ठीक है, प्लस 1/t तो बाहर है ही, पी डीवी की पुट कर रहे हैं, तो ये आ गया आर डी टी माइनस आर पी डी पी। ठीक है, अब क्या करो, 1/t के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/t के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सी वी डी टी बाई टी प्लस आर डी टी बाई टी। ठीक है भाई, आगे माइनस का साइन, टी नीचे जाएगा तो टी एक टी कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, आर डी पी बाई पी। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, यहां से वैल्यू मिलेगी सी वी log e t2 बाई t1 प्लस r बोलो क्या आएगा, log e t2 बाई t1। क्या यही आने वाला है, बिल्कुल यही आने वाला है, माइनस r log e p2 बाई p1, यही तो वैल्यू आएगी। आप लोगों को स्टेप वाइज करना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो सीपी, अब यही मेयर रिलेशन से क्या होता है भाई, मेयर रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, तो सीवी को उस साइड लेके जाएंगे तो आर प्लस सीवी। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, T2 बाई T1 माइनस आर log E P2 बाई P1। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, R हो गया, R log T2 बाई T1, सॉरी CV प्लस CV, ये CP हो गया। ठीक है, T2 बाई T1 माइनस R log E P2 बाई P1। ठीक है, तो ये जनरली क्या आ गया, एंट्रोपी का चेंज आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ गए, क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, जस्ट चीजों को समझना है और जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो 16 मार्क्स में आएगा, और जितना मैंने आपको करवाया ये खुद से करके आना होता है। अब याद कैसे करें, चीजों को करें कैसे, याद नहीं करना, समझना है। ठीक है, इस डेरिवेशन के अंदर अगर आप चीजों को समझोगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। समझ रहे हो, ठीक है भाई। स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले देखो एंट्रोपी ये होती है, फर्स्ट लॉ के अंदर ये तीनों वैल्यूज पुट करनी, तीनों वैल्यू पुट करोगे डीएस की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को लिख लो। ठीक है, इस इक्वेशन के बाद अपन ने आइसोबारिक के लिए निकाला, फिर आइसोथर्मल के लिए निकाला। वो याद रहते तो अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर पीवी, एक्सप्रेशन फॉर वीटी एंड एक्सप्रेशन फॉर पीटी, यानी कि इसके अंदर तो पीवी चाहिए, इसके अंदर वीटी चाहिए, इसके अंदर पीटी चाहिए। समझ रहे हो, तो ये चीजें आपको करके आनी होती है। और अगर आप वो भी करके आते हो आइसोबारिक और आइसोथर्मल के केस के लिए, तो आपके जो मार्क्स है ना वो कंप्लीट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों के भाई टॉपिक थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो ये सेकंड यूनिट है ना, ये ऐसी यूनिट है जिससे हर कोई डरता है। डरता इन द सेंस कि इसके अंदर चीजें समझने वाली हैं। ठीक है, बट आप क्या करते हैं, एग्जाम से पहले रट्टा मारते हैं। जो रट्टा मारते हैं वो ये यूनिट नहीं करते, डायरेक्ट क्या करेंगे, थर्ड यूनिट पे चले जाएंगे, सेकंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, सेकंड को छोड़ना आपको अगर आगे फिजिक्स पढ़नी है ना तो बहुत दिक्कतें देगा। ठीक है, ये समझने वाली यूनिट है, राइट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, अब सबसे पहले बात यही आती है कि थर्ड लॉ पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉज होते हैं ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा था, अभी इन द सेंस की थोड़ी देर पहले, कि जो एंट्रोपी चेंज है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो जीरो नहीं होता। ठीक है, क्या करता है,
यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। तो साइंटिस्ट थे नेरेस्ट, राइट, उन्होंने क्या सोचा कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जो एंट्रोपी है ना वो यूनिवर्स की इंक्रीज ना हो, ठीक है। जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो क्या ना हो, इंक्रीज ना हो, या जो एंट्रोपी का चेंज है वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो एंट्रोपी के अंदर जो इंक्रीज हो रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हो यूनिवर्स के अंदर जो एंट्रोपी का इंक्रीज हो रहा है उसको कम करने के लिए या उसको कांस्टेंट करने के लिए जनरली अपन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, इट स्टेट्स दैट as a temperature, it states that as temperature of a system approaches absolute zero, ठीक है। जनरली क्या है, अगर मैं सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको क्या कर दूं, एब्सोल्यूट जीरो कर दूं। ध्यान से समझना, सेकंड लॉ ने क्या बोला था, सेकंड लॉ ने ये बोला था कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अपन ने लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी पढ़ा था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी पढ़ा था। उसके अंदर क्या था, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहां पर ये चीज सोचने को मिली कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो जाए। तो जनरली क्या हुआ, अगर मैं टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ रहे हो, सिंपल सी बात यही है कि टेम्परेचर क्या कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो कर दिया। तो मैंने बोल रखा है, उसको लिखवा के कंटिन्यू करो। इट स्टेट्स दैट एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो, as the temperature of the system approaches absolute zero, its entropy becomes constant, or the change in entropy is zero. It states that temperature of a system approaches absolute zero, its entropy become constant, or the change in entropy is zero. This law of thermodynamics is also called Nernst law, ठीक है। और ये लॉ जनरली क्या बताता है कि जो एंट्रोपी का है वो क्या चेंज है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कहां पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर। तो ये था भाई आज की वीडियोस के जो टॉपिक थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मेरी तरफ से जो सेकंड यूनिट है वो भी आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी के। और तुम लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के।